मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मज़े में होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत। ओके, तो आइए इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। उसके बाद देखते हैं जीव क्या है, जीव के लक्षण और भी बहुत से टॉपिक जानना है हम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ओके, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आपको कभी ना कभी आकर्षित तो किया ही होगा, और मेढक और टोड को फुदकते हुए आपने ज़रूर देखा होगा, और मच्छरों, मक्खियों और कॉकरोच से आपको खींच भी आई होगी। बरसात के दिनों में पृथ्वी पर रेंगते हुए अजीबोगरीब कीट और रंग बिरंगी तितलियों को देखकर आपके मस्तिष्क में अनेकों प्रश्न पैदा हुए होंगे। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन विस्मयकारी और विविध रूप से उपलब्ध है। ओके, कुछ कीट का जीवन काल एक दिन में पूरा हो जाता है, और कुछ वृक्ष मनुष्य के 10 पीढ़ियों का गवाह बने रहते हैं। 10 पीढ़ियों का गवाह का मतलब ये है कि मनुष्य की 10 पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, मतलब मनुष्य की 10 पीढ़ियाँ डेड कर जाती हैं, मर जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि कई सालों तक अपना जीवन यापन करते रहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य की 10 पीढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जीवित रहते हैं। नहीं, गांव में कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये पौधा जो है हमारे परदादा के ज़माने का है। ठीक वही बात है यहाँ पर कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जीवन काल बहुत अधिक दिन तक होता है, जो कि मनुष्य की 10 पीढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद भी पौधा जीवित रहता है। ओके, और सरल शब्दों में कहें तो गहरे समुद्र से लेकर वातावरण में अधिक ऊंचाई तक जीवन कौतूहलपूर्ण उपलब्ध है। ओके, जीवन को सरल शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। हाँ, जीवन को सभी जीवधारियों द्वारा प्रदर्शित लक्षणों के आधार पर जीवन को परिभाषित किया जा सकता है। ओके, तो आइए देखते हैं जीव क्या है। व्हाट इज़ लिविंग? यह कहना बहुत सरल है कि जिसमें जीवन है वह सजीव है। वास्तव में जीवन क्या है, इस प्रश्न के 2 पहलू हैं। पहला पहलू फिलॉसफिकल या फिर दार्शनिक पहलू है, ठीक, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक, और दूसरा पहलू है वैज्ञानिक पहलू या फिर साइंटिफिक पहलू। ओके, साइंटिफिक या वैज्ञानिक पहलू यह जानने का प्रयास करता है कि सजीव और निर्जीव के बीच अंतर क्या है, सजीव और निर्जीव किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, अर्थात जीव क्या है, यह जानने का प्रयास करता है। ओके, तो हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते दूसरे पहलू को ग्रहण करेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सजीव किस प्रकार निर्जीव से भिन्न है, अर्थात जीव क्या है, यह जानने का प्रयास करेंगे। ओके, जब हम किसी सजीव को परिभाषित करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उस जीव के लक्षणों को देखते हैं, ठीक, और उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें हम परिभाषित कर पाते हैं। ओके, इस प्रकार हम जीवों के साथ साथ परोक्ष रूप से जीवन को भी परिभाषित कर देते हैं। ओके, और निर्जीव के समान ही सजीव भी रासायनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इसको नोट करके रखिएगा। ठीक, जिस रासायनिक तत्वों से निर्जीव बना रहता है उसी रासायनिक तत्वों से सजीव भी बने रहते हैं। ठीक, सजीव भी उन रासायनिक और भौतिक नियमों का पालन करता है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पर लागू होता है। ओके, लेकिन सजीवों के विशिष्ट लक्षण निर्जीवों से भिन्न कराने में सक्षम होते हैं। ओके, उसके बाद अब आइए देखते हैं सजीवों के लक्षण। ठीक, पहले सजीवों के लक्षणों को ऐसे देख लीजिए, उसके बाद फिर नंबर वाइज
उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हुए चलेंगे। ओके, तो देखिए सजीवों के लक्षणों में सजीव जो होते हैं, सजीव सुसंगठित होते हैं। सजीव एक खुला तंत्र है। ठीक, सजीव एक खुला तंत्र है। सजीव में उपापचय या मेटाबॉलिज्म होता है। समस्थापन या होम्योस्टैटिस, सजीव में समस्थापन या होम्योस्टैटिस होता है। और सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। ओके, और है जनन सजीवों का अभिलक्षणिक गुण है। और वृद्धि व विकास सजीवों का गुण है। सजीवों में अनुकूलन होता है। ओके तो अगर आपसे कोई पूछे कि सजीव क्या है तो आप सीधे बताएंगे कि जिसमें जीवन है वो सजीव है। लेकिन इसका सटीक आंसर होगा, अगर कोई पूछ ले आपसे सजीव क्या है तो आप इन लक्षणों को बता दो। सजीव सुसंगठित होते हैं। सजीव में खुला तंत्र होता है। सजीव में मेटाबॉलिज्म उपापचय होता है। और सजीव में जनन करने की क्षमता होती है। और सजीव में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता होती है। ठीक, सजीव में वृद्धि और विकास होता है। ठीक, सजीव में समस्थापन या होम्योस्टैटिस होता है। ओके, इतना बता दीजिएगा। आप ये जान लीजिए सजीव का आपने एक परिभाषा ही दे दिया। ओके, तो आइए अब बारी बारी से थोड़ा थोड़ा डिटेल जानते हुए चलते हैं आगे। ओके, तो अब ये सजीवों के लक्षणों में नंबर 1 है सजीव सुसंगठित होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए नंबर 1 हेडिंग है सजीव सुसंगठित होते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। हालांकि थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप में आपको हम बता दे रहे हैं, शायद ही मतलब ऐसे समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ ले जाएंगे। और ना भी समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं इसे। जीवों के जटिल शारीरिक संगठन का प्रारंभ परमाणुओं से होता है, जो कि एलिमेंट का इकाई है या फिर तत्वों का एक मूल इकाई है। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए एक जीव का निर्माण कैसे होता है उसको हम आपको बताने वाले हैं। आप अच्छे से एकदम पूरा माइंड को कंसंट्रेट करके सुनिएगा और देखिएगा। 100% आपको आ जाएगा। मतलब ये जो टॉपिक है आपको 100% आ जाएगा। तो अब व्हाइट बोर्ड पर देखिए तत्व प्लस तत्व बराबर परमाणु या एटम। ठीक, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिल करके परमाणु का निर्माण होता है। ओके, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, सर जी ये तत्व किसे कहते हैं? बाबू तत्व जो है, अगर आपको अभी तक तत्व नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि बहुत बहुत दिक्कत है आपके लिए, बहुत प्रॉब्लम है। कक्षा 8 या 9 से तत्व पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। अगर तत्व नहीं मालूम है तो ये जान लीजिए बहुत ही दिक्कत की बात है। ठीक, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि तत्व किससे मिलकर बना होता है। ठीक, तो तत्व का निर्माण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के तत्व का निर्माण होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, तो अब ये जो है आप केमिस्ट्री में जाकर पढ़िएगा। इतना बता दिया, इतना काफ़ी है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ये एक आसान सा ट्रिक है, शायद आप लोग जानते होंगे, और ना जानते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ईंट पर नाच। ओके, ईंट पर नाच, इस ट्रिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम छिपे हैं। ठीक, देख लीजिए, ई से इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टा से
टॉमसन, जे टॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की। ठीक, उसके बाद देखिए आगे पा से प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन की खोज किसने की? रा से रदरफोर्ड। ठीक, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। ओके, उसके बाद फिर आ जाइए ना से न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चा से चैडविक। ठीक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। ओके, तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए उसके बाद देखिए तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। ओके, और परमाणु को एटम्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखिए परमाणु प्लस परमाणु बराबर अणु या मॉलिक्यूल्स। जब भिन्न भिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण होता है। ओके, जब दो या दो से अधिक अणु या फिर विभिन्न प्रकार के अणु आपस में जुड़ते हैं तो निर्माण होता है कोशिका का, सेल्स का। ठीक, जब दो या दो से अधिक या विभिन्न प्रकार के अणु आपस में मिलते हैं तो कोशिका का निर्माण होता है। ओके, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कोशिका प्लस कोशिका, मतलब जब कोशिका आपस में जुड़ती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ओके, उसके बाद फिर देखिए ऊतक, विभिन्न प्रकार के ऊतक आपस में मिल करके अंग का निर्माण करते हैं। ओके, ऊतक प्लस ऊतक बराबर अंग। ठीक, विभिन्न प्रकार के ऊतक आपस में मिल करके अंग का निर्माण करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखिए अंग प्लस अंग, या फिर देखिए अंग प्लस अंग बराबर अंग तंत्र। ठीक, आसान है ना? या फिर ऐसे कह दीजिए विभिन्न अंग आपस में मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ओके, उसके बाद अंग तंत्र प्लस अंग तंत्र बराबर जीवधारी। जब विभिन्न अंग तंत्र आपस में मिल जाएंगे, जब विभिन्न अंग तंत्र आपस में मिलते हैं तो एक जीवधारी का निर्माण होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और लेकिन एग्ज़ाम में लिखना होगा, ये तो आपको समझने के लिए बताए हैं, एग्ज़ाम में लिखना होगा तो थोड़ा डिटेल में लिखिएगा। ठीक, ये नहीं कि ऐसे पूछ लिया कि परमाणु क्या है तो तत्व प्लस तत्व बराबर परमाणु, ऐसे मत लिखना। ऐसे लिखना कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल करके या फिर भिन्न भिन्न तत्व आपस में मिल करके परमाणु का निर्माण करते हैं। ओके, ऐसे लिखिएगा। और यहाँ पर जानिए शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन एग्ज़ाम में लिखना होगा आपको लॉन्ग फॉर्म में। ठीक, मतलब यहाँ पर समझिए शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन एग्ज़ाम में लॉन्ग फॉर्म में लिखिएगा। ओके, उसके बाद फिर आइए अब देखते हैं जीवधारी के निर्माण। ठीक, मतलब एक जीव का निर्माण कैसे होता है उसको जानेंगे, और साथ ही साथ उनकी परिभाषाओं को भी जानेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं एटम्स। देखिए यहाँ पर एटम्स से मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, मॉलिक्यूल से सेल्स का निर्माण होगा, सेल्स से टिश्यू का निर्माण होगा, टिश्यू से आर्गन का निर्माण होगा, और आर्गन से आर्गन सिस्टम का निर्माण होगा, आर्गन सिस्टम से एक जीव का निर्माण होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए एटम्स, तो एटम्स या परमाणु। ठीक, परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने तत्वों की इकाई होते हैं। ओके, और परमाणु से अणु का निर्माण होता है, यहाँ पर हम आपको अभी बताए हैं। ठीक, तो परमाणु से अणु का निर्माण होता है। अब मॉलिक्यूल्स या अणु जो होते हैं, आइए
अब मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिल करके मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। ओके, उसके बाद आ जाइए कोशिका पर। ठीक, अब आ जाइए कोशिका। देखिए कोशिका किसे कहते हैं? जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका है। ओके, ऊतक जो है एक समान कार्य और संरचनाओं के साथ कोशिका का एक समूह है। ओके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण या टिश्यू का निर्माण होता है। ओके, उसके बाद फिर आर्गन, अंग, सब बता चुके हैं यहाँ पर कि मतलब अंग का निर्माण कैसे होता है, सब बता चुके हैं। फिर भी जान लीजिए, अंग एक विशिष्ट कार्य के लिए एक साथ कार्य करने वाले ऊतकों से बना होता है। ठीक, ऐसे जाहिर सी बात है कि विभिन्न प्रकार के ऊतक से मिलकर के अंग का निर्माण होता है। ठीक, एकदम आसान भाषा। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखिए आर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। विभिन्न प्रकार के अंग आपस में मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जो कि हम यहाँ पर बता चुके हैं आपको। ओके, उसके बाद अंग तंत्र से या फिर आर्गन सिस्टम से विभिन्न प्रकार के आर्गन सिस्टम या विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र आपस में मिल करके एक जीवधारी का या एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ओके, उसके बाद आगे आइए पॉपुलेशन। ये है पॉपुलेशन। ठीक, पॉपुलेशन जिसे जनसंख्या कहते हैं और समविष्ट भी पॉपुलेशन का हिंदी नाम है। ओके, तो अब क्वेश्चन उठता है कि पॉपुलेशन क्या है। ठीक, एक विशेष क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जीव को पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक निश्चित एरिया है और उस एक निश्चित एरिया में एक ही प्रजाति के जीव रहते हैं, उन्हें पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि एक बड़ा सा मैदान है, उसमें सिर्फ भैंस ही भैंस हैं, तो वह भैंस का पॉपुलेशन हो जाएगा। मतलब एक विशेष क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जीव पॉपुलेशन कहलाते हैं। ओके, और उसके बाद देखिए पॉपुलेशन से कम्युनिटी का निर्माण होता है या समुदाय का निर्माण होता है। ओके, एक विशेष क्षेत्र में कार्य करने वाले पॉपुलेशन को कम्युनिटी या फिर समुदाय कहते हैं। ओके, उसके बाद कम्युनिटी या समुदाय से इकोसिस्टम का निर्माण होता है। इकोसिस्टम की परिभाषा जान लीजिए या पारिस्थितिकी तंत्र का परिभाषा जान लीजिए। एक समुदाय प्लस भौतिक वातावरण एक इकोसिस्टम कहलाता है। ओके, एक समुदाय प्लस भौतिक वातावरण। ठीक, देखिए समुदाय और भौतिक वातावरण को मिला करके इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। ओके, उसके बाद इकोसिस्टम से बायोस्फीयर जैव मंडल का निर्माण होता है। ओके, तो जैव मंडल की भी परिभाषा जान लीजिए। पृथ्वी पर पानी और जीवित जीवों द्वारा बसे हुए वातावरणीय क्षेत्र को जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, आपको यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन करीब 10-12 क्वेश्चन जो आपके तैयार हो गए होंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई पूछ लिया एटम्स किसे कहते हैं। एटम्स किसे कहते हैं? दो तत्वों से मिलकर एटम्स का निर्माण होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं विभिन्न तत्वों से एटम्स या परमाणु का निर्माण होता है। ओके, अगर कोई पूछ ले मॉलिक्यूल का निर्माण कैसे होता है या फिर अणु का निर्माण कैसे होता है, तो विभिन्न प्रकार के एटम्स या परमाणु से मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण किससे होता है? तो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स या विभिन्न प्रकार के अणु आपस में मिल करके कोशिका का निर्माण कर देते हैं। ओके, और उसके बाद फिर कोई पूछ ले कि जो ऊतक का निर्माण कैसे होता है, तो आप बता सकते हैं कि ऊतक का निर्माण कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है।
सीधी सी बात, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं। ओके, और पूछ ले कि अंग का निर्माण किससे होता है, तो विभिन्न प्रकार के ऊतक आपस में मिल करके अंग का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद फिर आर्गन सिस्टम या अंग तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो विभिन्न प्रकार के आर्गन से या अंग आपस में मिल करके अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद फिर जो है विभिन्न, और पूछ ले कि जीव का निर्माण कैसे होता है, तो मतलब पूरी प्रक्रिया आर्गन सिस्टम, विभिन्न प्रकार के आर्गन सिस्टम आपस में मिल करके एक जीव का निर्माण कर देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर पॉपुलेशन बताए हैं आपको, कम्युनिटी भी बताएं, इकोसिस्टम भी बताएं और बायोस्फीयर भी बताएं। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। और मतलब अगर कोई पूछ ले कि जीव का निर्माण कैसे होता है, शॉर्टकट भाषा में बताइए, बता दीजिएगा, ऐसे फिगर बना दीजिएगा। एटम से मॉलिक्यूल का निर्माण, मॉलिक्यूल से सेल्स का निर्माण, सेल्स से टिश्यू का निर्माण, टिश्यू से आर्गन का निर्माण, आर्गन से आर्गन सिस्टम का निर्माण, आर्गन सिस्टम से एक जीव का निर्माण, काम खत्म। ओके, उसके बाद सजीवों के लक्षणों में नंबर 2 लक्षण है, सजीव एक खुला तंत्र है। ओके, आइए उसमें थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर। सजीव एक खुला तंत्र है, इसमें देखिए, सजीव अपनी जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए तथा जैविक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह बाहर से पोषक तत्व और ऊर्जा को प्राप्त करता है। ओके, और भोजन से पोषक तत्व मिलते हैं जिनका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए और शरीर की संरचना घटक के रूप में तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम लोग भोजन करते हैं, तथा जीव अपनी जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए भोजन प्राप्त करता है, भोजन ग्रहण करता है। ओके, हरे पौधे अपना भोजन अकार्बनिक तत्वों से स्वयं बनाते हैं, जबकि दूसरे जीव जो होते हैं वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह जीव बना बनाया कार्बनिक भोजन ग्रहण करते हैं। ओके, ऐसा तंत्र जिसमें सतत रूप से पदार्थों का इनपुट और आउटपुट लगातार होती रहे उसे खुला तंत्र या ओपन सिस्टम कहते हैं। ओके, मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक तरफ से ऊर्जा मिल रही तो दूसरी तरफ से ऊर्जा लॉस भी हो रही है, तो ऐसी अवस्था को खुला तंत्र बोलते हैं। ठीक, जैसे हम सपोज दैट मनुष्य या फिर हम ही को मान लीजिए कि हम भोजन को ग्रहण किए ऊर्जा प्राप्ति के लिए। ठीक, उसके बाद हमने तो ऊर्जा प्राप्त कर लिया, अब हम भी ऊर्जा तो निकाल रहे हैं। कैसे, मतलब सांस ले रहे हैं ना, सांस लेने में भी एनर्जी लॉस होती है, सांस के माध्यम से एनर्जी लॉस हो रही है, निकाल रहे हैं ना। और अगर हम चल रहे हैं, चलने पर भी तो एनर्जी लॉस होती है ना, मतलब कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो एनर्जी लॉस हो रही है, मतलब एनर्जी ले रहे हैं, तो हम कहीं से एनर्जी ले रहे हैं तो एनर्जी लॉस भी हो रही है। ठीक, इसे कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक, या फिर खुला तंत्र। देख लीजिए, मतलब यहाँ पर देख लीजिए, व्हाइट बोर्ड पर देखिए, हरे पौधे अपना भोजन सरल कार्बनिक तत्वों से स्वयं बनाते हैं, जबकि अन्य जीव बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, और ये मतलब ये जो रेड कलर में अंडरलाइन वाला जो है शब्द लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ऐसा तंत्र जिसमें सतत मीन्स होता है कंटिन्यूअस, लगातार। ठीक, ऐसा तंत्र जिसमें सतत रूप से या फिर लगातार रूप या कंटिन्यूअसली रूप से पदार्थों व ऊर्जा का आवक मतलब इनपुट मतलब आना तथा जावक मतलब आउटपुट यानी जाना होती रहे, उन्हें खुला तंत्र कहते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। ऊर्जा की कमी या ऊर्जा की अनुपस्थिति में किसी भी तंत्र की तरह सजीवों में भी अनियमितताएं या फिर डिसऑर्डर्स आ जाती हैं या बढ़ जाती हैं। ओके,
और जैसे ही ऊर्जा लॉस हुई तो शरीर की संरचनात्मक या बनावट जो होती है छिन्न भिन्न होने लगती है। ओके। और निर्जीव जो होते हैं एक बंद तंत्र की भांति कार्य करते हैं। ठीक, क्योंकि ना वो ऊर्जा लेते हैं और ना ही ऊर्जा लॉस करते हैं। सजीव तंत्र में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ आदि का आउटपुट भी होता है। मतलब कि सजीव पदार्थ जो है लगातार कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ जो है बाहर निकालते रहते हैं। ओके, या फिर बाहर छोड़ते रहते हैं। ठीक, और अब आइए थोड़ा सा देख लीजिए, फिगर के माध्यम से समझ लीजिए कि सजीव एक खुला तंत्र है या फिर खुला तंत्र किसे कहते हैं। ये देख लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा है इनपुट, मतलब ऊर्जा और पदार्थों का आना, मतलब शरीर के अंदर आना, और यहाँ पर लिखा है आउटपुट, मतलब ऊर्जा और पदार्थों का निकलना। ठीक, देखिए यहाँ पर ये देखिए एक कोशिका है। ठीक, कोशिकीय क्रियाएं या उपापचय, मेटाबॉलिज्म, जिसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक, इस कोशिका में ऊर्जा जाती है, बट कैसे जाती है, मतलब हम लोग जब भोजन को ग्रहण करेंगे तभी ना ऊर्जा कोशिका में जाएगी। तो ऊर्जा जब कोशिका में जाती है तो कोशिका में मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय क्रियाएं होती हैं। ठीक, आगे पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। ठीक, और देखिए सीधे देखिए ऊर्जा और पदार्थों का कोशिका के अंदर गमन। ठीक, मतलब कोशिका के अंदर जाती है, उसके बाद कोशिका में कोशिकीय क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म होती हैं। उसके बाद ऊर्जा को निकालती है ऊर्जा, ऊष्मा उत्सर्जित पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा। ठीक, उसके बाद ऊर्जा को निकालती भी है। ठीक, और यहाँ पर देखिए, यहाँ ग्लूकोज व ऑक्सीजन, यहाँ पर पदार्थ जो जीवित जीव जो होते हैं वह ग्लूकोज और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक, और उसके बदले में छोड़ते हैं क्या है, निकालते हैं क्या है, CO2 और जल। ठीक, समझ में आ गया होगा। मतलब एक जीवित जीव जो होता है वह ऊर्जा और पदार्थ जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेता है। ठीक, उसकी कोशिकाओं के अंदर कोशिकीय क्रियाएं होती हैं या मेटाबॉलिज्म उपापचय होता है। उसके बाद जीवित जीव जो होता है ऊर्जा, यानी ऊर्जा और CO2 प्लस जल को बाहर निकालता है। ओके, ये सजीव तंत्र में होता है। ठीक, ओके, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जमकर मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ओके, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ऑल द बेस्ट।